ब्लड के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसमें अपन ने ये बात करी थी कि ब्लड के अंदर कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, दो टाइप। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सॉलिड्स, जिसको अपन ने सेलुलर पार्ट। ये 55% है और ये 45% होता है। सॉलिड्स कितने होते हैं, 45%। इसके बारे में अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, सेलुलर पार्ट या फिर सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो सॉलिड कंपोनेंट्स के अंदर मोस्टली कितने कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आरबीसी, नेक्स्ट आएगा डब्ल्यूबीसी और लास्ट होता है रेड ब्लड सेल। ओके, आरबीसी को क्या कहेंगे अपन, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे अपन, ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को कहेंगे अपन थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो सॉलिड जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, उसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट हो गया आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट हो गया डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट कहेंगे। और लास्ट हो गया प्लेटलेट, जिसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं। आरबीसी जो ब्लड में होती है उसका वॉल्यूम होता है 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। आरबीसी की रहेगी 4 से 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। डब्ल्यूबीसी रहती है आपके 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। और प्लेटलेट्स रहती है आपके 2 से 3 लाख सेल्स पर क्यूबिक ऑफ एम। ओके, तो आरबीसी हो गया आपके पास 4 से 6 मिलियन, डब्ल्यूबीसी हो गई 4,000 से 11,000 और प्लेटलेट्स हो गए 2 से 3 लाख सेल्स पर क्यूबिक ऑफ एम। अब आपके पास आता है डब्ल्यूबीसी से फिर फर्दर डिवाइड की गई है कितने पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं डब्ल्यूबीसी को। कौन कौन सी, एक हो जाएगी आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक हो जाती है एग्रेन्युलो। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं अपन ग्रेन्युलोसाइट्स। और ऐसी डब्ल्यूबीसी का टाइप जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको क्या कहेंगे अपन, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स फिर कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट वो रहेगी न्यूट्रोफिल्स, सबसे पहली हो जाती है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट आती है आपके बेसोफिल्स और लास्ट होती है आपके पास इओसिनोफिल। ओके, तो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती है, ये फर्स्ट लाइन
WBC भी कहलाती है। मतलब बैक्टीरिया के लिए सबसे पहले एक्ट कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स। इसलिए वो फर्स्ट लाइन WBC या फर्स्ट लाइन एंटीबॉडीज भी कहती है। ओके, फर्स्ट लाइन WBC न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट आती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स स्पेशली क्या काम करती है? ये आपके मास्ट सेल्स, हिस्टामिन एंड हिपेरिन के सिक्रेशंस के लिए जिम्मेदार होती है। ओके, बेसोफिल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कि एक तो मास्ट सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जहाँ पर आपके जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जहाँ पर रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर कौन प्रेजेंट होती है? मास्ट सेल्स। तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर अपने कफ वगैरह जो अराइज होते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? मास्ट सेल्स की वजह से। हिस्टामिन्स क्या काम करते हैं? ये एलर्जिक रेस्पॉन्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और हिपेरिन क्या काम करेगा? एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। तो इन तीनों के ऊपर कौन वर्क करता है? बेसोफिल्स। ठीक है, मास्ट सेल को एक्टिवेट कौन करेगा? बेसोफिल्स। उसके बाद में आती है इओसिनोफिल्स। और इओसिनोफिल्स क्या काम करती है? ये दो काम करेगी। एक तो करेगी एलर्जिक रेस्पॉन्स, एलर्जिक रेस्पॉन्स। जो बॉडी में एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? इओसिनोफिल की वजह से। और दूसरा आता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी कौन वर्क करेगा? इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप का। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया न्यूट्रोफिल्स, सेकंड हो गया बेसोफिल्स और थर्ड हो गया इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट लाइन WBC होती है जो बैक्टीरिया से सबसे पहले एक्ट करती है। दूसरा होता है बेसोफिल्स, ये मास्ट सेल को एक्टिवेट करने के लिए काम आती है जहाँ से स्टेमिन के सिक्रेशंस होते हैं। और नेक्स्ट आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स तो आपके एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है। और दूसरा पैरासाइट जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट भी वर्क कौन करता है? इओसिनोफिल्स करती है। नेक्स्ट बात आती है अपने पास इसके बारे में एग्रेन्युलोसाइट। मतलब SCWBC या ल्यूकोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? एग्रेन्युलोसाइट्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। कौन से? एक होता है लिम्फोसाइट्स और एक होता है मोनोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होता है लिम्फोसाइट्स और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार। एक होते हैं T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक होता है T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट फिर कितने टाइप के हो जाएंगे? 4। कितने टाइप की हो जाएगी? 4 टाइप की। एक होती है T किलर सेल्स, एक होती है T हेल्पर सेल्स, एक होती है T सप्रेसर सेल्स और एक हो जाएगा आपके पास T मेमोरी सेल। ओके, तो T लिम्फोसाइट कितने टाइप की होगी? T किलर सेल्स, T हेल्पर सेल्स, T सप्रेसर सेल्स एंड T मेमोरी सेल्स। T किलर सेल्स जो होती है, ठीक है, T का मतलब T लिम्फोसाइट्स। T किलर सेल्स जो होती है ये क्या काम करेगी? ये 2 काम करती है। एक काम करेगी आपके
ट्यूमर लाइसिस, ठीक है। जो ट्यूमर्स टूटते हैं, जो बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, उनका जो ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के द्वारा ट्यूमर के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो कौन करेगा? टी किलर सेल्स। तो एक तो काम हो गया इसका ट्यूमर लाइसिस, और दूसरा हो जाएगा रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जो भी आपने नया ऑर्गन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो किसकी वजह से होता है? टी किलर सेल्स की वजह से। इसलिए अपन जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर अपन उसको इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं, जो उसकी बॉडी की जो इम्यून पावर है, जो WBCs है, उनको सप्रेस करके रखे। और इसमें भी स्पेशली कौन सी सेल्स को सप्रेस करके रखेगा? टी किलर सेल्स को, क्योंकि टी किलर सेल्स क्या करती है? रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसका रिजेक्शन किसकी वजह से होता है? टी किलर सेल के एक्ट करने की वजह से। नेक्स्ट आती है आपके पास टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स को CD4 सेल्स भी कहते हैं। टी हेल्पर सेल्स को क्या कहते हैं अपन? CD4 सेल्स भी कहते हैं। CD4 सेल्स आपने HIV के बारे में भी पढ़ा कि ये जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ये बॉडी की कौन सी सेल को अटैक करता है या कौन सी सेल के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो HIV जो वायरस होता है वो इसी CD4 सेल्स के साथ अटैच होता है, फिर उसके अंदर ग्रोथ करता है, और जब मेच्योर ग्रोथ कर लेता है तो फिर इस सेल को डैमेज करके और ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस से फ्लो होने लग जाता है। तो HIV किससे रिलेटेड है? CD4 सेल्स से, मतलब टी हेल्पर सेल्स से। ओके, तो टी हेल्पर सेल्स क्या काम करती है? टी हेल्पर सेल्स इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। क्या काम करेगी? इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। नेक्स्ट आती है टी सप्रेसर सेल्स। इनको क्या कहेंगे अपन? CD8 सेल्स, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स को तो अपन कहते हैं CD4 सेल्स, और टी सप्रेसर जो सेल्स होती है उसको कहते हैं अपन CD8 सेल्स। उसके बाद में आती है टी मेमोरी सेल्स। ये इम्यूनिटी को मेमोराइज करने का काम करती है। अगर फ्यूचर के अंदर वापस इन्फेक्शन होता है तो जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर आपको WBC जनरेट करनी है तो उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? टी मेमोरी सेल्स। ये हो गई है किसके बारे में बात? टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। ओके, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो क्या काम करेगी? बी लिम्फोसाइट ये काम करती है आपके, इसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। बी लिम्फोसाइट के कितने पार्ट हो जाएंगे? दो पार्ट हो जाएंगे। एक आती है प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और एक होती है आपके मेमोरी सेल्स, ठीक है। ये दोनों मेमोरी सेल एक तरीके से काम करती है, बस ये टी लिम्फोसाइट्स का पार्ट होता है और ये बी लिम्फोसाइट्स का पार्ट होता है। और प्लाज्मा सेल्स क्या होती है? ये WBC का पार्ट है, मतलब एंटीबॉडीज होती है जो प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट होती रहती है। ESIC का जो अभी एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके अंदर ये पूछा गया था कि प्लाज्मा सेल्स किसका पार्ट होती है, और ऑप्शंस थे लिम्फोसाइट्स, RBCs, प्लेटलेट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ऑप्शंस थे लिम्फोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, RBCs एंड प्लेटलेट्स। तो सही आंसर कौन सा होगा? प्लाज्मा सेल्स किसका पार्ट है? लिम्फोसाइट्स का। और अगर जैसे पूछ ले लिम्फोसाइट्स में किसका पार्ट है, तो बी लिम्फोसाइट्स का। ओके, तो बी लिम्फोसाइट्स के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट
लार्जेस्ट WBC होती है। कौन सी WBC है? लार्जेस्ट WBC। ओके, और लार्जेस्ट होने की वजह से ही इसका एक्शन कैसा होता है? फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मतलब एंगल्फ करना। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को एंगल्फ करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करती है। मतलब ये जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है तो उसको निगलने का काम जो है वो मोनोसाइट करती है। इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट WBC मानी गई है। इसकी साइज सभी WBC में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये कौन सा एक्शन करती है? फेगोसाइटिक एक्शन। ओके, तो एक बार अपन इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने पहले पढ़ लिया था प्लाज्मा पोर्शन, आज पढ़ रहे थे अपन सॉलिड एंड सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो सॉलिड जो पार्ट होता है वो कितना % होता है ब्लड में? 45%। और उसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर कितने प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है? 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अपन क्या बताएंगे? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। RBC कितनी होती है? 4 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक ऑफ mm, और WBC होती है 4000 to 11000 सेल्स पर क्यूबिक ऑफ mm, और प्लेटलेट्स होती है आपकी 2 to 3 लाख पर क्यूबिक ऑफ mm। उसके बाद में अपन ने बताया कि WBC भी फिर डिवाइड करके कितने टाइप की बताई गई है? 2 टाइप की। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब ऐसी WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और अगर एब्सेंट होंगे ग्रेन्यूल्स तो वो क्या हो जाएगी? एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। पहले अपने जब अपन छोटे थे तब एक ज्योमेट्री बॉक्स भी आता था अपने पास, बेन 10। अगर किसी के पास रहा हो बचपन में तो बेन 10 करके एक अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स आता था। ठीक है, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी होती है? बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो पहली हो जाएगी न्यूट्रोफिल्स। इसको अपन फर्स्ट लाइन WBC बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले एक्ट कौन करती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट? न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद में आती है बेसोफिल्स, ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है जिसके बाद में हिस्टामिन्स एंड हिपेरिन के सिक्रेशंस होते हैं। उसके बाद आती है इओसिनोफिल्स, इसके 2 काम हो गए, एक तो एलर्जिक रिस्पॉन्स और दूसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट वाला। उसके बाद में अपन ने बताया कि एग्रेन्युलोसाइट भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। ठीक है, एक होती है लिम्फोसाइट्स और एक होती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितने टाइप की? 2 टाइप की, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होती है इसको अपन सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं। कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं इसको? सेलुलर इम्यूनिटी। इसका बनाने इसके ऊपर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सेलुलर इम्यूनिटी किससे रिलेटेड होती है? तो किससे? टी लिम्फोसाइट से। और बी लिम्फोसाइट किससे रिलेटेड होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी से। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि HIV वायरस जो होता है वो कौन से टाइप की इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है? ऑप्शन है आपके पास, एक तो हो जाएगा टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा आ जाएगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सही आंसर कौन सा रहेगा आपके पास? सेलुलर इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है आपका HIV वायरस, मतलब टी लिम्फोसाइट्स को। और टी लिम्फोसाइट्स को अपन ने फिर आगे डिवाइड किया टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल्स। टी किलर सेल्स क्या करेगी? ट्यूमर लाइसिस करती है और रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करता है। दूसरा था टी हेल्पर सेल्स, इसको CD4 सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टी सप्रेसर, इसको CD8 सेल्स बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट आ जाता है टी मेमोरी सेल्स।
बी लिम्फोसाइट भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, प्लाज्मा सेल्स एंड ह्यूमन सेल्स। लास्ट बचती है आपके पास मोनोसाइट्स, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है जो क्या काम करती है, फेगोसाइटिक एक्शन करती है। इसका मतलब बैक्टीरिया को एंगल्फ करने का काम कौन करेगा, मोनोसाइट्स करेगा। ओके, तो अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अब सॉल्व हो गया है, कौन सा, कंपोनेंट्स ऑफ। मैं फिर बता रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 90% देखने को मिलता है, ठीक है, 90% देखने को मिलता है आपके फर्स्ट ईयर पैरामेडिकल के एग्जाम के अंदर। अब वो हो सकता है हिमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग के पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाए, भाई ब्लड की डेफिनेशन बताइए और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए कि ब्लड की डेफिनेशन बताइए और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। और कई बार ये क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर भी पूछा जा सकता है। अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम लगा था सेकेंड ईयर का जो एग्जाम लगा था बायोकेमिस्ट्री का, डीएमएलटी बायोकेमिस्ट्री का जो सेकेंड ईयर का एग्जाम लगा था, उसमें भी क्वेश्चन आया था ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए 10 नंबर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड।